नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे अपने प्रजातांत्रिक ढांचे की, हमारी व्यवस्था की, हमारे कानून की। कुछ साल पहले अमेरिका में एक किताब छपी थी, हाउ डेमोक्रेसीज डाई, प्रजातंत्र की हत्या, मौत कैसे होती है। और इसकी बानगी, इसका बाकायदा ट्रेलर कुछ दिनों से हमें मुंबई में देखने को मिल रहा है। मुंबई में हम पूरी तरह से निरंकुश हो गए हैं। मैं कंगना रनाउत की बात कर रहा हूं। आज कंगना रनाउत के दफ्तर पर बुलडोजर चला, लेकिन यह बुलडोजर क्यों चला, हमें थोड़े से अतीत में जाना होगा। यहां पर फैक्ट्स भी सामने पेश करने होंगे। कंगना रनाउत को लगने लगा कि मुंबई पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी हो गई है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता और उनके राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि फिर आने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, मुझे देखो धमकी दी जा रही है, मुझे डर लग रहा है, मुंबई किसी के बाप की नहीं। पलटवार किया संजय राउत ने कि तुम हरामखोर हो। शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूं मैं ऐसे शोज में, लेकिन यह आपको बताना जरूरी है कि हुआ क्या था। उसके बाद कंगना रनाउत ने कहा कि मुझे मुंबई में डर लग रहा है और मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो केंद्र सरकार ने पूरी सांत्वना, पूरी सहानुभूति दिखाते हुए वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी। 10 से 11 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में लगा दिए गए। लेकिन मामला यहां नहीं थमा। कंगना रनाउत हिमाचल प्रदेश में थी, आज चंडीगढ़ पहुंची। चंडीगढ़ के मोहाली हवाई अड्डे से उन्होंने फ्लाइट पकड़नी थी मुंबई के लिए। वहां की भी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, किस तरह से सुरक्षा घेरा के बीच कंगना रनाउत पहुंची मोहाली एयरपोर्ट। और जब वो एयरपोर्ट पर थी तो दूसरी तरफ पाली हिल में उनके ऑफिस पर जो तथाकथित अवैध निर्माण हुआ था उसको ढहाने पहुंच गई बीएमसी, बृहन मुंबई कॉरपोरेशन। एक दिन पहले ही नोटिस दिया था। तो सवाल यहां पर जरूर उठेंगे कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी, इतनी जल्दबाजी क्यों। पर यहां पर 2018 में भी यह केस कोर्ट तक गया था, तब बीजेपी की सरकार थी, तब कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसकी तह में भी हम जाएंगे। पर मुंबई आते आते कंगना वीरांगना हो गई, वीर कंगना हो गई, राष्ट्रभक्त हो गई। और उन्होंने वहां जाकर राष्ट्रभक्ति का परिणाम या परिचय कैसे दिया, उद्धव ठाकरे को कैसे ललकारा है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है, तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ा, क्या लगता है मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी, आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है। आज मैं आपको एक वादा करती हूं, मैं अयोध्या ही नहीं कश्मीर पर भी फिल्म बनाऊंगी। तो यहां पर तू तड़ाक की भाषा, अब एक ये न्यू नॉर्मल हो गया है। तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और पेट्रियट बताया जा रहा है। जब आमिर खान या उनकी बीवी या कुछ लोगों को देश में जो कुछ हो रहा था, जैसा सूरत हाल बन रहा था, उन्हें दिक्कत होने लगी, उन्हें भय लगने लगा, तो लोगों ने उन्हें राष्ट्र विरोधी करार दे दिया था। यह कहा था कि देश में डर लग रहा है तो किसी और देश में चले जाओ, यहां रहने की क्या जरूरत है। कंगना को मुंबई में डर लगता है तो वो राष्ट्रभक्त है, अगर औरों को डर लगता है तो वो देशद्रोही हैं। अनुपम खेर का ट्वीट 23 नवंबर 2015, डियर एट आमिर खान, डिड यू आस्क किरण विच कंट्री वुड शी लाइक टू मूव आउट टू, डिड यू टेल हर दैट दिस कंट्री हैज मेड यू आमिर खान। आप अवार्ड्स क्यों दे रहे हैं, सत्यमेव जयते की बात क्यों कर रहे हैं। अशोक पंडित कहते हैं, नाउ दैट आमिर खान ऑल्सो फील्स वी आर एन इंटॉलरेंट नेशन, लेट अस नाउ गो ऑल आउट एंड प्रूव वंस एंड फॉर ऑल दैट वी रियली आर इंटॉलरेंट। तो वहां पर तंज कसे गए थे इन सभी लोगों पर यहां पर राष्ट्रभक्त बन गई हैं कंगना रनाउत। और यह सिर्फ राजनीतिक विद्वेष की बात नहीं है, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच की लड़ाई नहीं है, मीडिया भी इस पूरी कहानी में कूद पड़ा है। अब एंकर से बाहें ऊपर करके
आपने देखा होगा, ताल ठोकी जा रही है। ओए उद्धव ठाकरे, ओए संजय राउत, ओए अनिल देशमुख, आओ मुझसे बात करो, आओ मुझको इंटरव्यू दो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एंकर, कोई पत्रकार कहे, ओए नरेंद्र मोदी, हे अमित शाह, हे राजनाथ सिंह। तो ये जो निरंकुशता है ना, ये नियो एब्सोल्यूटिज्म है, नव निरंकुशवाद है, और इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी अगर हम सजग नहीं हो जाते। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा, हाउ डेमोक्रेसीज डाई, उसकी हम वानगी देख रहे हैं। अब कंगना रनाउत ने मुंबई पहुंचने के बाद क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी, और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो क्रूरता और आतंक की बात की जा रही है। रिया चक्रवर्ती केस भी सबके दिमाग में छाया हुआ है। गिद्धों की तरह जो पत्रकारों ने उसे नोचने की कोशिश की, अभी वो आरोपी है, दोषी नहीं है। वो क्रूरता थी, वो आतंक है या नहीं, इस बारे में सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अब यहां पर कंगना रनाउत तो यहां तक पहुंच गई हैं, ये कहती हैं कि देखिए बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा। जो अवैध निर्माण था ऑफिस का, वो मंदिर था, और ये मंदिर फिर बनेगा। उद्धव ठाकरे बाबर हैं। इसे हिंदू मुसलमान भी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या अब राजनीति में विरोध का जवाब बुलडोजर है? और कंगना की लड़ाई पीओके से राम मंदिर तक क्यों आई? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं राम कदम, कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ हैं, मेरे साथ वरिष्ठ वकील के मनन हैं, हम कानूनी पहलू भी यहां पर खंगालेंगे। यशोवर्धन आजाद, सीनियर आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, आईबी के चीफ रह चुके हैं, वीआईपी मूवमेंट के भी चीफ रह चुके हैं, वीआईपी सुरक्षा के, इनसे भी बहुतेरे सवाल करने हैं। और राजनीतिक विश्लेषक और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष मेरे साथ हैं। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम, पहला सवाल तो मेरा सीधा आप ही से है। मतलब राजनीतिक विरोध, ठीक है, राजनीतिक विरोध कर रही थी कंगना रनावत, उन्हें डर लग रहा था। विरोध का जवाब बुलडोजर है। ये बुलडोजर नहीं, बुली डोजर है। आप बुली कर रहे हैं लोगों को। हमारे खिलाफ बोलोगे, मकान गिरा देंगे, ऑफिस गिरा देंगे। देखिए संदीप चौधरी जी, पहली बात तो मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूं, आपको सलाम करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आपने ये कहने का हौसला रखा कि कुछ टेलीविजन एंकर आज जो बैठकर के टेलीविजन के सामने, कैमरे के सामने ऐसे धमकाते हैं जैसे गली मोहल्ले के टपोरी नहीं धमकाते, उसका पूरा चित्रण आपने प्रस्तुत किया। ये इस देश की लोकतंत्र के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी के लिए खराब है। तो आपकी सरकार महाराष्ट्र में गुंडे मवाली से कम कर रही है क्या बर्ताव? अगर कोई विरोध करेगा बुलडोजर चल जाएगा 24 घंटे में। देखिए सुनिए, हाँ हाँ, बिल्कुल आपने जो कहा मैं उस पर आ रहा हूं। जहां तक सवाल है कंगना रनौत का, कंगना ने जिस भाषा का प्रयोग वहां के मुख्यमंत्री के लिए किया, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र में मुंबई को अगर पीओके कोई
और नेता बता देता या कोई और अभिनेता बता देता तो अब इस देश के अंदर वो देशद्रोही हो जाता, उसके पुतले फूक रहे होते, गद्दार हो जाता, तरह तरह की तमाशे, तरह तरह की डिबेट्स उस पर हो रही होती। लेकिन कंगना रनौत ने मुंबई जैसी पवित्र महाराष्ट्र की धरती को पीओके बताया, उस पर कोई बात नहीं हो रही। लेकिन अगर उसने बताया था तो ये उनकी गलती थी। तो आप अवमानना प्रस्ताव लेकर आ गए ना विधान परिषद में और विधानसभा में, जो जल्दबाजी में 6 महीने तक की सजा दी है, वो करिए। ये बुलडोजर चलाने के मतलब क्या है? शरद पवार कह रहे हैं कि नहीं, ये बीएमसी ने कार्रवाई क्यों की ये देखना होगा, कार्रवाई पर लोगों को बोलने का अवसर दिया जाए। मुंबई में तो और भी अवैध निर्माण है, ये शरद पवार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। संदीप जी, ये जो बुलडोजर चलाया है ये देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बदले की कार्रवाई है। मैं इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे आप बताइए, उत्तर प्रदेश में एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ, उसके घर पे बुलडोजर चलाया गया विकास दुबे के, तब ये सवाल क्यों नहीं उठा? क्या किसी कानून के तहत ये है कि किसी अपराधी के रिश्तेदारों को घरों को बुलडोज कर दिया जाएगा, उठा के निर्दोष बच्चों का एनकाउंटर किया तो जाएगा? आप भी तो वही कर रहे हैं। सवाल उठता है। अभी मैं 5 दिन पहले शामली में ब्राह्मणों के उत्पीड़न के लिए, नहीं, मैं ब्राह्मणों के परिवारों का उत्पीड़न हो रहा था शामली में, मैं गया गाजियाबाद से, मुझे पुलिस ने 5 घंटे सड़क पर रोके रखा कि आप शामली नहीं जा सकते। ये डेमोक्रेसी की पहचान है। तो तभी तो मैंने कहा ना, सब निरंकुश हो रहे हैं, आप भी निरंकुश हैं। प्रदेश में समाज में सब नंगे हैं, प्रदेश में हो रही है, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और मीडिया सभी निरंकुश हो रहे हैं। नहीं, हम कहां निरंकुश हैं? ये निरंकुश नहीं है तो क्या है? आप सहन नहीं कर सकते? ये बताइए, महाराष्ट्र की सरकार अगर कंगना रनौत को संदीप जी, मैं तो कह रहा हूं कि उसके घर का छज्जा तोड़ने को बुलडोजर नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार अगर निरंकुश होती तो एयरपोर्ट से बाहर कंगना को कैसे निकलने दिया? कंगना को तो नहीं रोका, बल्कि सुरक्षा में उसको उसके घर तक पहुंचाया। इसका मतलब है कि ये आरोप महाराष्ट्र की सरकार पे आप नहीं लगा सकते। निरंकुश नहीं है महाराष्ट्र की सरकार। लेकिन एक सवाल कंगना रनौत से भी पूछिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग क्या शोभा देता है? तो डेमोक्रेसी एक जगह खत्म नहीं हो रही है, डेमोक्रेटिक राइट्स और डेमोक्रेसी की हत्या हर प्रदेश में हो रही है, कहीं कहीं जाती है, आप भी भागीदार हैं, उसमें आप भी भागीदार हैं। लेकिन राम कदम, मुझे ये बताइए, ये जो भाषा का इस्तेमाल कर रही है कंगना रनावत, ये भाषा किसी को भी सभ्य समाज में शोभा देता है? तू तड़ाक, तुझे क्या लगता है, और उसे वीरांगना बताया जाएगा, उसे राष्ट्रभक्त बताया जाएगा। इसमें राष्ट्रभक्ति कहां से आ गई? संदीप जी, चर्चा की इस मंथना के आरंभ में आपको बता दूं, कंगना की हम समर्थन नहीं करते और आज के भी वर्तमान जो बयान है, विवादित बयान, उनका समर्थन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मूल बात यहाँ पर यह है कि महाराष्ट्र सरकार की आज की कार्रवाई ये पूरी तरह से उनकी कायरता थी, एक बदले की भावना थी, और देश और दुनिया इस बात को जानती है, समझती है। जब उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कोविड के पार्श्वभूमि पर कोई निर्माण का अवैध हो, कैसे भी हो, उसको तोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा होने के बावजूद भी पिछले गत 50 वर्षों में ये पहला ऐसा उदाहरण है कि जिसको एक दिन पहले नोटिस दिया जाता है और सामने वाले पक्ष का सुने बगैर उसके घर पे दूसरे दिन बुलडोजर लेके जाके उसकी आवाज दबाने का अवैध निर्माण है तो तोड़ा ना जाए, आवाज दबाने का प्रयास। नहीं, मुझे बोलने दे संदीप जी, थोड़ा सा अवसर दे। कंगना के विवादित बयानों का मैं कह चुका हूं, समर्थन नहीं करे, पर कंगना ने 26 तारीख को एक बात कही थी महाराष्ट्र सरकार से कि वे जितना ड्रग माफिया है वो नेता, अभिनेता और ड्रग माफिया के नाम बताने के लिए तैयार है, उसे सुरक्षा प्रदान करे। उस समय कोई विवादित बयान नहीं था। मैं यहाँ पे कांग्रेस के नेता, शिवसेना के नेता सबसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे मन में कौन सा ऐसा डर था कि आपने 10 दिनों तक उसे संपर्क नहीं किया, 10 दिनों तक आपने उसको सुरक्षा नहीं दी? आज उसको क्या बात है, तुम्हारे मन में क्या डर है? और नीता अंबानी का भी ट्वीट देखिएगा, नीता अंबानी जी भी कहती है कि महाराष्ट्र सरकार में कुछ ना कुछ डर जरूर है, वे चाहती है कि कंगना मुंह न खुले। इसलिए आपने तुरंत केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दे दी। राम कदम, मुंबई पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई। नहीं, लोकतंत्र में
जो राष्ट्रपति पुरस्कार अभिनेत्री है, अच्छा काम कर रही है, सारी कुछ चीजें, उनकी विवादित बयानों के ऊपर हम नहीं जाएंगे। पर किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी। तो आमिर खान को भी दे देते, किरण राव को भी दे देते, वाई कैटेगरी सुरक्षा आमिर खान और किरण राव को दे देते। आपके लोग ट्रोल करते घूम रहे थे, राष्ट्र विरोधी बता रहे थे उन लोगों को। तब रेडियो जॉकी मलिष्का शिवसेना के महापालिका के बीएमसी के रोड पर सवाल उठाता है, उसके घर में बीएमसी घुसती है। ये शिवसेना की दादागिरी। दूसरे जगह पे आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बहुत अच्छा किया, कंगना को डर लग रहा था। एक मिनट राम कदम साहब, एक मिनट कार्ड लेके जाती है सर, जवाब तो दीजिए सिर्फ राम कदम स्क्रीन पर। मुंबई में बम कांड हुए सर राम कदम साहब, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। बहुत अच्छा किया, कंगना को डर लग रहा था, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं वो, और बहुत अच्छा किया केंद्र सरकार ने। एक में अब सुन नहीं रहे, अरे सुनने का तो 86 दिनों से इनका चर्चा ही कर रहे हैं, बहस नहीं कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में लिपापोती ये दर्शाती है, सुनिश्चित करती है, ये 3 दिनों की सरकार कुछ बड़े नेताओं को बचाने का प्रयास करी। ठीक है, कंगना ने जो गलत बोला उसके ऊपर चर्चा करे, उसके ऊपर कार्रवाई करे। को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी, आमिर खान को और किरण राव को भी दे देते। इस सवाल का तो जवाब दीजिए ना। आपत्ति थी कि इन्होंने उस बात को सुन के नहीं लिया, ये मूल विषय है। अच्छा, मूल विषय ये नहीं है कि राजनीति हो रही है, बीजेपी बनाम विपक्ष की राजनीति हो रही है, बीजेपी कंगना के साथ है, इस्तेमाल हो रहा है शिवसेना को इस विपक्ष के खिलाफ, और विपक्ष अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है ये बुलडोजर चलाकर। शरद पवार जी का, संदीप जी, शरद पवार जी का आज का बयान सीधे तौर पे उन्होंने उद्धव को अकेले छोड़ दिया। कांग्रेस के नेता यहाँ जो बोल रहे थे उन्होंने भी उद्धव को अकेले छोड़ दिया। पूरी तरह से इन तीनों में अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानी है, बहुत ही अंतर विरोध है। और आज की कार्रवाई पूरे देश के सामने कार्रवाई कायरता है। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार की पूरे देश और दुनिया में गत 86 दिनों से छीतू हो रही है, महाराष्ट्र की भूमि को भी इस प्रकार से छीतू करने का दुस्साहस इन 3 दलों ने किया है। ठीक है, आशुतोष स्क्रीन पर। आशुतोष, जो मैं सवाल पूछ रहा था उसका जवाब तो नहीं मिला, पर दूसरा सवाल फिर से मैं दोहरा रहा हूं। यह दरअसल राजनीति है। एक तरफ बीजेपी है, बीजेपी के लिए अब मैस्कट बन गई है कंगना रनौत, जिन्हें डर लगता है, पीओके लगता है मुंबई, जिन्हें देश में डर लगता था, भय लगता था, वो राष्ट्र विरोधी थे। ये दरअसल नई राष्ट्रभक्त आई हैं। और उधर कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी है, उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और ऑक्सीजन दे दी है ये बुलडोजर चलाकर। राजनीति ये हो रही है ना, यही निरंकुशवाद है। संदीप जी, इस पूरे मामले के 3 पहलू हैं। हाँ। पहला पहलू यह कि आज उन लोगों को बड़ा दर्द हो रहा है जो बुलडोजर चला के कंगना के घर को तोड़ रहे हैं, बहुत दर्द है। और मुझे लगता है कि 2014 के बाद से जो नई राजनीति हुई है, उस राजनीति की परिणति यही होनी है, इसके अलावा कोई दूसरी परिणति होनी ही नहीं है। जिनको दर्द हो रहा है वो जरा उन लोगों के घरों में जाके देखें जिनके घरों को तोड़ा गया। विकास दुबे का घर तोड़ा गया, माफिया था, क्या नोटिस दिया था? क्या योगी सरकार ने दिया था क्या नोटिस? और जब लोगों के फार्म हाउस में जिस तरीके से पुलिस, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स रातों रात जाके उठा लेना, लोगों को गिरफ्तार कर लेना, लोगों के रिसोर्ट पे घूम जाना, ये लोगों ने कर्नाटक में देखा, ये लोगों ने राजस्थान के नहीं ये होते देखा है। पर कंगना रनौत को 24 घंटे का नोटिस दिया जाता है, वो फ्लाइट से आ रही है, उससे पहले बुलडोजर चल जाता है। ये संयोग तो नहीं है ना, ये राजनीतिक विद्वेष तो है ना कहीं कि तुम हमारे साथ तू तड़ाक करोगे, हम बताते हैं हम भी सरकार है। संदीप, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो नई राजनीति 2014 से इस देश के अंदर शुरू की गई है, ये अंततः यहीं पे आके खत्म नहीं होगी, इससे ज्यादा घटिया स्तर पे आके उतरेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जो लोग आज कह रहे हैं कंगना रनावत को लेके जिनके आंसू आज निकल रहे हैं, अगर यही बात आमिर खान ने कही होती कि मुंबई जो है वो पीओके हो गया है और पाकिस्तान हो गया है, मैं समझता कि ये बीजेपी के लोग, तमाम लोग आज उनको देशद्रोही कहते या उनको देशभक्त कहते। ये अपने आप में एक सवाल है। ये शाहरुख खान ने कहा होता, सलमान खान ने कहा होता, सैफ अली खान ने कहा होता, तब ये लोग क्या बोलते, ये देखने वाली बात। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैंने बाला साहब ठाकरे की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। अगर बाला साहब को किसी ने तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया होता तो आज मुंबई में क्या हाल होता, ये मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूं। तो ये बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। कंगना के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, एक सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत काम हो रहा है। और मैं फिर कहना चाहता हूं
अगर इस देश में बदले की राजनीति बंद नहीं हुई तो जो हाल आज उसके घर का हुआ है यह हर घर में होगा। हर राजनीतिक दल सत्ता में आएगा तो यही करेगा। इसलिए सब लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। के मनन, मैं कानूनी पहलू आपसे अब समझना चाहूंगा। देखिए, कंगना रनौत का ये जो तमाशा चल रहा है ना, ये रिया चक्रवर्ती केस से, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी से भी जुड़ा हुआ है। और बिल्कुल सही कहा राम कदम ने, 23 अगस्त को कंगना ने कहा कि ड्रग कार्टेल चल रहा है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। मैं बॉलीवुड शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा और मैं उसका खुलासा करूंगी। अब रिया चक्रवर्ती, उनको एनसीबी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डाल देती है। आज मैं देख रहा था, मैसेजेस भी चल रही हैं कि वहां एनसीबी चली, यहां पर जेसीबी चली। मतलब लड़ाई एनसीबी वर्सेस जेसीबी भी हो रही है कि रिया चक्रवर्ती 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चली गई। वो एक औरत में, एक लड़की में क्या कुछ गलत हो सकता है, उसका एक प्रतीक बनती हुई दिख रही है। अरे वो तो सिगरेट भी पीती हैं, शराब भी पीती हैं, ड्रग कार्टेल से मिली हुई हैं। तो अध्ययन सुमन, जिनके साथ रिश्ता था कंगना रनौत का, उन्होंने 2016 में कहा था कि कंगना रनौत ड्रग्स लेती हैं। ये कानूनी जानकार के नाते मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये हो क्या रहा है इस पूरे मामले में? ये रिया चक्रवर्ती से भी जुड़ा हुआ है जो कुछ आज हमने देखा। देखिए संदीप जी, हमाम में सारे नंगे हैं ये। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मा भी रो रही है। पूरे राष्ट्र में क्या राजनीति हो रही है। उधर महाराष्ट्र को देखकर, खासकर बॉम्बे को देखकर आज बाला साहब ठाकरे की आत्मा भी रो रही होगी। कोई भी समर्थन नहीं करेगा संजय राउत जी की वाणी का। हरामखोर कहना शब्द कंगना रनौत के लिए, एक महिला के लिए, और कंगना जी की भी वाणी का कोई समर्थन नहीं करेगा। तू तड़ाक करके इस समाज में ऐसे व्यक्ति का भी कोई स्थान नहीं है। नहीं, पर रिया चक्रवर्ती के लिए भी जो शब्दों का, मुझे ड्रग दे दो, मुझे ड्रग दे दो, मुझे ड्रग दे दो, क्या बना रखा है रिया चक्रवर्ती का? उसके लिए कोई नहीं बोलेगा। महिलाओं के सम्मान की बात हो, सबका सम्मान होना चाहिए ना। रिया चक्रवर्ती पे बाद में आते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के जहां तक सम्मान का सवाल है, मैं उस पर किसी प्रकार की अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। जुडिशियल कस्टडी में है, कन्फेशनल स्टेटमेंट है। आ रहा हूं मैं आचार्य, महिला होने के नाते उनके प्रति मेरी सहानुभूति हो सकती है, लेकिन जहां तक सवाल कंगना का है, शब्दों की वाणी जो है उसका मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन साथ में मैं एक बात जरूर कहूंगा, जिस तरह से कंगना का दफ्तर तोड़ा है, घर का दफ्तर का बाथरूम, अंदर के शीशे, और किस तरह उसका तोड़ फोड़ करी है, क्या ये वाजिब है? क्या ये बदले की भावना नहीं है? और 24 घंटे का नोटिस एडमिसिबल ही नहीं है, इन दी आइज ऑफ लॉ एडमिसिबल ही नहीं है। और जबकि आप जानते हैं कि वो मनाली में बैठी हुई है, मनाली में अगर बाई एयर भी आती है तो 24 घंटे में नहीं पहुंच सकती है। पहले उसको जाके चंडीगढ़ फ्लाइट लेनी है, फिर बॉम्बे आना, जाके जवाब देना है। उस बातों को भी छोड़ दो। हकीकत यह है, राजनीति का जो स्तर है इस समय, ओवरऑल हर पार्टी में, हर प्रदेश में किस कदर गिर रहा है। मेरा ख्याल है हमारे देश को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने कभी ये दिन सोचा नहीं होगा। क्या कदर आज उनकी हो रही है, किस तरह निरादर हो रहा है इस डेमोक्रेसी का। इसको डेमोक्रेसी कहते हो आप? डेमोक्रेसी, आपने उत्तर प्रदेश की बात अभी प्रमोद कृष्णन जी बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल इनके साथ सहमत हूं। किस कदर आप पर्टिकुलर एक जाति के लोगों को, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता हूं। उसी तरह से बॉम्बे में जो हाल देखा है और महाराष्ट्र की सरकार ने इस सुशांत सिंह राजपूत के केस में किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करी है, क्या दर्शाता है। अगर खेत को बाढ़ ही खा जाए तो उस बाढ़ को लगाया नहीं जाएगा।
ठीक है, उस फेंसिंग नहीं एक करने मिनट, की खेत मनन को साहब, जरूरत है। यशोवर्धन जब जी, बाढ़ ही खेत को खा जाएगी। ठीक है। अगर वहां के होम मिनिस्टर, आपने होम मिनिस्टर को सुना वहां? होम मिनिस्टर की वाणी सुनी थी आपने? उस समय क्या वाणी थी उनकी? ये एक जिसपे होम मिनिस्टर का मतलब है कि आपका एक सुरक्षा कवच है। अगर किसी प्रकार की समाज में कोई भी असुरक्षा फील करे तो उसको होम मिनिस्टर को अप्रोच करता है। चीफ मैं मिनिस्टर इसी सवाल पर यशोवर्धन आजाद से कुछ पूछना चाहूंगा। यशोवर्धन आजाद स्क्रीन पर। यशोवर्धन आजाद, वाई कैटेगरी पर मैं आता हूं, पर आप एक इतने सीनियर पुलिस ऑफिसर रहे हैं, ये देश में क्या हो रहा है? मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां मेरी सरकार मैं डंडा चलाऊंगा, ये डंडे चल रहे हैं, ये लठबाजी हो रही है प्रजातंत्र के नाम पर। सुरक्षा देने के कुछ मापदंड हैं। इसके बारे में गृह मंत्रालय द्वारा एक जारी एक पुस्तक है, एक गाइडलाइन है, पर्सनल प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स। और ये जो मापदंड हैं, इन्हें हर स्टेट को इनका अनुसरण करना पड़ता है। और उसमें एक बड़ी अहम चीज ये है संदीप जी कि आपको सुरक्षा सिर्फ आतंकवाद से जूझने के लिए मिलेगी। जिनको खतरा है टेररिस्ट से, आतंकवादियों से, उनको ऐसी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन जाहिर है कि स्टेट में जो सुरक्षा दी जाती है वो सारे प्रोटोकॉल्स को बाईपास करते हुए कई तरह के लोगों को सुरक्षा दी जाती है। दूसरी तरह की सुरक्षा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पे है, जो लोकल थाना प्रोवाइड किया जाता है। आज जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल नियमानुसार नहीं है, सारे मापदंडों के खिलाफ है। और जो कंगना जी को जो सुरक्षा दी गई है, ये प्रजातांत्रिक प्रणाली अगर सही तरीके से अगर चलती होती तो महाराष्ट्र सरकार का एक बहादुर पुलिस अफसर जो इंटेलिजेंस का चीफ है, उसको ये कहना चाहिए था कि देखिए, ये कंगना को सुरक्षा का खतरा हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर से, शिवसेना इनके साथ या जिन लोगों ने उनको अपोज किया है, लिहाजा ये उचित होगा कि हम उन्हें किसी तरह की एक सुरक्षा दे दें ताकि वो अपने को सुरक्षित महसूस करें। लेकिन क्योंकि ये राजनीतिक विवाद, जैसा कि आपने अभी देखा और बड़े इसका सटीक चित्रण किया, उसके चलते अब केंद्र ने उनको डायरेक्टली ये दे दिया है, सुरक्षा दे दी है। और इस तरह की सुरक्षा से स्टेट्स और सेंटर में बहुत सारे विवाद हो रहे हैं। बल्कि सेंटर ने केंद्रीय रिजर्व बल की भी सुरक्षा, जिसको हम कहते हैं, देखिए सुरक्षा जो है X, Y, Z और Z+ कैटेगरी में। कितने लोग ऐसे हैं जो Z+ कैटेगरी में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सुरक्षा श्रेणी लेकर स्टेट्स में जाते हैं, और वहां चूंकि स्टेट विरोधी पार्टी के हैं, वो उन्हें उचित सपोर्ट नहीं देते। लिहाजा ये पूरी चीज जो है राजनीतिक विवाद में फंस गई है। दूसरी चीज जो मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे बड़ा दुख है कि हमारे प्रजातांत्रिक प्रणाली में निरर्थक बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर, जिन्हें हम सुलझा नहीं सकते, और एक उन्माद का वातावरण इस तरह से पैदा करते हैं जिसमें बेकार का समय, और इससे किसी भी पब्लिक को न फायदा होता है, किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है लोकतंत्र का, और हताश हो चुकी है पब्लिक का। ना महाराष्ट्र के लोगों को इससे फायदा हो रहा है, ना बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, 9 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हैं, वहां पे कोविड की समस्याएं बढ़ती जा रही है, और ये सुशांत सिंह का विवाद चलता ही जा रहा है। जब आप रिया चक्रवर्ती के बारे में अगर सवाल पैदा करते हैं तो उस पर मैं अलग से अपना वक्तव्य दूंगा। ठीक है, पर राम कदम, अब ये राम मंदिर की एंट्री क्यों हो गई है? आप कैसे रिएक्ट करेंगे? उद्धव ठाकरे को कंगना रनौत अब बाबर बता रही है और कह रही है ये मंदिर, ये राम मंदिर फिर बनेगा। ये पीओके से अयोध्या कैसे पहुंच गया ये पूरा नैरेटिव? संदीप जी, ये सवाल आपने कंगना से पूछने चाहिए। इन सवालों का नहीं, सही बोला कंगना ने, राम मंदिर तोड़ा गया है, मंदिर तोड़ा गया है वहां पर। मैं आपसे कह रहा हूं संदीप जी, मैं आता हूं आपके मूल प्रश्न के रुख के ऊपर आता हूं। पहली बात तो मैं इसके पूर्व भी कह चुका हूं कि कंगना के बहुत सारे आज के भी और इसके पहले के जो बयान है विवादास्पद रहे हैं। मैं बार बार इसी बिंदु पर देश और दुनिया के लोगों को आपके द्वारा लेके जाने का प्रयास करूंगा कि कंगना की बाकी सारी बातें छोड़े। जब उसने 23-24 तारीख को कह दिया था कि मैं नेता, अभिनेता, ड्रग माफिया, इनको पर्दाफाश करने के लिए साहस के साथ तैयार हूं, उस समय तो कोई विवादास्पद बयान नहीं था।
केवल मात्र उसकी यही याचना थी कि ये सारे बड़े लोग हैं, इनके नाम देने के बाद उसकी जान को खतरा है, बस सुरक्षा मांग रही थी। ऐसे कौन से कारण थे कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से 10 दिनों तक उससे बात नहीं की गई? ये हमारा पहला सवाल। दूसरा बुनियादी सवाल, 86 दिन बीत गए। 86 दिनों में आपने देखा होगा संदीप जी, शिवसेना के नेता हो, राष्ट्रवादी दल के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, इन्होंने 86 दिनों में जिस प्रकार से ये ड्रग कार्टेल को बचाने का, छुपाने का प्रयास किया है, ये देश तो कंगना रनौत की भी जांच होनी चाहिए। अध्ययन सुमन कहते हैं 2016 के एक इंटरव्यू में कि ड्रग्स लेती थी कंगना रनौत, उनकी भी जांच होनी चाहिए। संदीप जी, मैं पूरी कर दूं आपके बात? नहीं, इसका जवाब दे दीजिए ना, मेरे सवालों को डक कर जाते हैं, अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ पर हम कंगना के प्रवक्ता के रूप में नहीं आए। कंगना की केवल मात्र एक बात कि जो देश हित में पर्दाफाश ये ड्रग माफिया का करने आई है, वह बात महाराष्ट्र सरकार ने सुन करके उस पर कार्रवाई करने की देश हित के दृष्टि से अपेक्षा थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो ड्रग का कार्टेल है पूरा, ये रिया चक्रवर्ती के मोबाइल पर कब आया सरकार के पास? संदीप जी, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। 65 दिन ये जांच थी महाराष्ट्र सरकार के पास, और पहले 3 दिन में रिया चक्रवर्ती के मोबाइल का सीडिया और व्हाट्सएप का चार्ट आया है। आप बात बताइए कि 62 दिनों तक महाराष्ट्र की सरकार ने, शिवसेना ने, एनसीपी ने, आप देखिए ड्रग कार्टेल पे ले गए, ड्रग कार्टेल का हिस्सा खुद कंगना रनौत है क्या? अध्ययन सुमन से जांच होनी चाहिए, उसका जवाब नहीं देंगे। सवाल मैंने क्या पूछा था? राम कदम जी, विषयांतर मत कीजिए। राम कदम जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा था, राम मंदिर कैसे आ गया इसमें कि राम मंदिर टूटेगा, बाबर ये मंदिर फिर बनेगा? ये राम मंदिर बाबर कैसे आ गया? मैं राम मंदिर पर आ रहा हूं। केवल 2 बिंदु जोड़े, एक तरफ रिया का ड्रग चार्ट छुपाना और दूसरी तरफ कंगना बताती है मैं ड्रग का कार्टेल बताती हूं, उसकी बात को अनदेखी करना। इन दोनों बातों को यदि आप जोड़ते हो तो तीसरी बात उभर करके केवल मात्र इतनी आती है कि महाराष्ट्र सरकार किसी बड़े नेता को और ड्रग कार्टेल को बचाने का प्रयास। ठीक है, आपने अपना एजेंडा सेट कर दिया, आप सवाल का जवाब देंगे। राम मंदिर क्यों कहा, ये उसका अपना भाव है। हाँ, इसका समर्थन करते हो, भर्त्सना करते हो, निंदा करते हो, समर्थन करते हैं आप इस बयान का? नहीं, उसने यदि महाराष्ट्र सरकार को बाबर कहा होगा, तो अगर महाराष्ट्र सरकार को यदि बाबर कहती है, तो यह देश के और सुशांत के परिवार की जनभावना बन चुकी है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार का रवैया रहा है। पर अगर यदि पुलिस को ये जनमानस कैसे बनता है, वो थर्मोमीटर, बैरोमीटर क्या है, ये भी पता लगाना पड़ेगा। 1 मिनट, अब आचार्य प्रमोद कृष्णम, अब 1 मिनट, आचार्य प्रमोद कृष्णम स्क्रीन पर। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप कुछ पहले कहना चाह रहे थे, पर मेरा सवाल यही है, अब ये राम मंदिर एंट्री कर गया है कि मंदिर टूटेगा पर बाबर ये मंदिर फिर बनेगा। बात पीओके से शुरू हुई, अयोध्या पहुंच रही है और हो रहा है सब कुछ मुंबई में। देखिए संदीप जी, मैंने बहुत तसल्ली से सुना सबको और सबकी बातें अपनी अपनी जगह। मैं 2-3 पॉइंट उठाना चाहता हूं। पहली बात यह है कि कंगना रनौत जो है वो डायलॉग बोल रही है, स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी हुई है। तभी कश्मीर पंडित और बाबर और अयोध्या और मंदिर, ये 4 चीजों को उन्होंने खास तौर से इस पे ध्यान फोकस किया है। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं राम कदम जी से कि जिस समय भाजपा की सरकार उद्धव ठाकरे चला रहे थे, तब तो भगवान राम के अवतार हो रहे थे, भगवान राम के भक्त हो रहे थे। अब वो राक्षस हो गए, अब वो बाबर हो गए, क्योंकि वो सरकार बीजेपी की नहीं है। तब वो हिंदू हृदय सम्राट थे। दूसरी बात ये, अभी राम कदम जी कह रहे थे ड्रग्स माफिया, ड्रग्स का ये, भाई जब से उद्धव ठाकरे की सरकार आई है, क्या बंबई में तब उसके बाद ये ड्रग्स चल रहा था या फडणवीस सरकार में भी चल रहा था? एकदम तो उद्धव ठाकरे ने आकर के इनवाइट नहीं किया होगा। बड़ी खबर आ रही है, हमला किया है देवेंद्र फडणवीस ने। 1 मिनट, आपका मैं कमेंट चाहूंगा आचार्य प्रमोद कृष्णम। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है, कहा है कि इससे कमजोर सरकार मैंने नहीं देखी है। उद्धव सरकार पर देवेंद्र फडणवीस का निशाना है, इससे कमजोर सरकार नहीं देखी। अब बीजेपी भी इसमें कूद गई है। अभी तक राम कदम कमेंट नहीं कर रहे थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप देवेंद्र फडणवीस का ही जिक्र कर रहे थे, ये बयान आ गया। देखिए संदीप,
संदीप जी, देवेंद्र फडणवीस का बयान, कंगना का वहां जाना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मंदिर का जिक्र करना, उद्धव ठाकरे को बाबर बताना, मुंबई को पीओके बताना, ये सब का सब ये है कि कंगना जो है बिहार चुनाव में अगली स्टार प्रचारक होगी भाजपा की, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा एक पॉइंट मैं बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ये झगड़ा शुरू कहां से हुआ। ये झगड़ा शुरू हुआ कि सुशांत की मौत की सीबीआई जांच होगी और सीबीआई जांच करके ये पता लगाएगी कि सुशांत की मौत हत्या है या आत्महत्या। लेकिन मैं माफ करना, सुशांत की मौत में रिया का इंट्रोगेशन हुआ, सीबीआई ने घंटों 20 घंटे 3-4 दिन इंट्रोगेशन किया। आज सुशांत की मौत का कोई जिक्र नहीं है। सीबीआई से सवाल यह कोई नहीं कर रहा है कि भाई सुशांत की मौत हत्या थी या आत्महत्या। अगर सुशांत की मौत हत्या है और उसमें रिया का रोल है, रिया की भूमिका है, तो रिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर सुशांत की मौत में रिया का रोल नहीं है, तो फिर तो रिया के साथ जो हो रहा है वो अत्याचार है, गुनाह है। मनन है ये बात समझाने के लिए। क्या सीबीआई की जांच इस बात के मनन मैंने इसीलिए कहा, देखिए कंगना रनौत का जो मामला है ये सीधा का सीधा सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा हुआ है। जो आरोप लगा रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम की मौत की गुत्थी सुलझाने निकले थे, ड्रग कार्टेल पर आ गई और कम से कम 4-5 मिनट तक राम कदम ड्रग कार्टेल के बारे में ही बोलते रहे। मौत की गुत्थी सुलझाई जा रही है, ड्रग कार्टेल आ गया यहां पर। अब यहां तक मेरा सवाल है, मेरा परसेप्शन है कि सीबीआई ने, जो सीबीआई की कार्यप्रणाली को मैं जानता हूं, प्रमोद कृष्णन भी एक बहुत अनुभवी नेता के साथ साथ एक, मैं कह सकता हूं, संस्कारी इंसान है और महात्मा है। मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, व्यक्तिगत से भी और व्यक्तिगत मैं जानता भी हूं इनको। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का जो हत्या का मामला है, कुछ दिन ठहर जाओ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा। आप देखेंगे सीबीआई ने, आपको याद है आरुषि केस में जो लोकल पुलिस ने लोग पकड़े हुए थे उनको छोड़ दिया था। सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है थोड़ा स्लो होता है, चूंकि उन्होंने टोटल केस को अब स्टिच करना है। चूंकि 65 दिन से काफी जो इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस थी वो डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, उसमें अब उसको जोड़ना उन्होंने एक कड़ी वर्क कड़ी। और नहीं, मेरा सवाल कड़ी को जोड़ते हुए आप देश के टॉप क्रिमिनल लॉयर हैं, लेकिन जहां तक रिया का सवाल है और कंगना का सवाल है, अब मैं एक बात पे कंगना पे आता। आपने सवाल पूछा है संदीप जी राम मंदिर का, उसको राम मंदिर नहीं कहना चाहिए था। घर भी एक मंदिर होता है, उसकी रोजी रोटी का मंदिर था वो। मैं मानता हूं कि उसको राम मंदिर नहीं कहना चाहिए था, ये मैं उसकी निंदा करता हूं। राम को हर जगह लेके आना, राम क्या मतलब क्या सोचा हुआ है लोगों ने, राम को इस तरह से लेके आते हैं राजनीति में। दूसरा, उनको बाबर नहीं कहना चाहिए था एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के बारे में। सिटिंग एक चीफ मिनिस्टर की एक मर्यादा है, एक उनकी इज्जत है, एक ऑफिस की एक उसको शिष्टाचार, वाणी पर अपनी पर संयम रखना चाहिए। लेकिन जिस भाषा का वो प्रयोग करती है मैं उनकी निंदा करता हूं, मैं उसका कोई और ये सिर्फ कंगना रनौत ही मेरी है। लेकिन रिया चक्रवर्ती को नहीं है। एक मिनट, आशुतोष स्क्रीन पर आशुतोष देखिए, ये सिर्फ कंगना रनौत ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं ऐसा नहीं है। वो ये संजय राउत ने भी ऐसा ही इस्तेमाल किया शब्दों का। और यहां पर यह बताना भी जरूरी हो जाता है, मीडिया की अगर बात करें, जो मैंने शुरुआती कमेंट भी कहे, ओए ओए उद्धव ठाकरे, ओए अनिल देशमुख, ओए संजय राउत, मतलब यहां पर गरिमा नाम की चीज रह गई है। एक सभ्य समाज की बात है कि नहीं है? आशुतोष, आपको आवाज आ रही है? यशोवर्धन आजाद, आप इस बात का जवाब देंगे? भाषा की मर्यादा हर जगह तार तार हो रही है और मैं अपने गिरबान में भी झांकने के लिए तैयार हूं, इसीलिए मैंने यह सवाल पूछा है। आपने बिल्कुल सही कहा
कि दोनों तरफ से ऐसी बचकाना हरकतें हुई हैं और ऐसी भाषा का प्रयोग हुआ है जो कि मैंने पहले कभी नहीं सुना। ना ऐसी आशा थी बड़े सुलझे हुए राजनीतिज्ञों से कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाए किसी लेडी के खिलाफ। और मैं ये भी समझता हूं कि कंगना जी ने भी बहुत ही अतिशयोक्ति कर दी, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन मेरा कहना यह है कि हमारे प्रजातंत्र में क्या कुछ बचकानी हरकतों से क्या हमारा प्रजातंत्र हिल जाएगा? अगर मान लीजिए स्वरा भास्कर ने कुछ कह दिया, कंगना ने कुछ कह दिया, तो इससे क्या फर्क क्या पड़ना है? क्या हमें इस विवाद को और तूल देना चाहिए और इसे बढ़ाते रहना चाहिए? क्या सिर्फ हर चीज राजनीति के लिए ही है? आज जो सबसे आवश्यक जो चीजें हैं, जो प्रकरण हैं, उनके बारे में बातचीत होती ही नहीं है। आपने अभी रिया के प्रकरण के बारे में बात की, आपने बिल्कुल सही कहा है, ये उतना उलझा हुआ नहीं है जितना कि मनन जी कह रहे थे। मनन जी को मैं जानता हूं, बड़ी इज्जत करता हूं। सवाल ये है कि रिया जी के लिए जो मुख्य केस है वो सीबीआई का है। सीबीआई को ये पता लगाना है कि मर्डर है या ये आत्महत्या है या आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया है। पहला जो केस है उसमें फिजिकल एविडेंस के आधार पर इंक्वेस्ट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और दूसरे में विसेरा की रिपोर्ट फिर से मंगाई गई है। लेकिन जहां तक आत्महत्या से प्रेरित करने का केस है, जो मुख्य मुद्दा है रिया के खिलाफ, वो बैठ चुका है। ईडी का केस खत्म हो चुका है क्योंकि प्रॉपर्टी के कोई ट्रांसफर नहीं मिल चुके हैं और साथ ही इलीगल कन्फाइनमेंट वगैरह जितनी ऐसी चीजें हैं उसका भी अभी कोई भी सुराग नहीं मिला है। और जाहिर है उसके बाद एनसीबी ने जब ये प्रक्रिया अपनाई कि एक 59 ग्राम कुछ ड्रग पेल्डर से पकड़े और व्हाट्सएप चैट और स्टेटमेंट के आधार पर रिया को गिरफ्तार कर लिया और उनके यहां से कोई ड्रग नहीं मिला, तो ये जाहिर करता है कि हाँ, इसका कोई संबंध रिया के ओरिजिनल केस से नहीं है। हर कोई जो अगर ये स्टेटमेंट देता है कि ड्रग कार्टेल एक्सपोज किया जाए, उसका स्वागत करना चाहिए। और लेकिन ये अगर ड्रग कार्टेल के खिलाफ एक मुहिम थी तो इसका कोई संबंध उस केस से तो नहीं हुआ है। ये मानना चाहिए हम लोगों को कि एक रिया का 60 घंटे से ज्यादा इंटरोगेशन हो चुका है। क्या हम प्रजातांत्रिक प्रणाली में ऐसे विषयों को नहीं उछालें? ये बहुत ही आवश्यक है कि हम इसके बारे में कहें कि हमें एक डिग्निफाइड क्लोजर सुशांत के मर्डर इन्वेस्टिगेशन का करना है, ना कि इधर से बात कि कौन ड्रग लेता है या नहीं लेता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप इसके लिए एक अलग से मुहिम चलाएं। अब जो सवाल मैं आशुतोष से पूछना चाह रहा था, कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ गई है, पर राम कदम और आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपसे ये सवाल, अब ये मीडिया का भी हम अपने गिरेबान में भी झांक ले, जो ये ओए ओए की और ये ललकारने की राजनीति होने लगी है, स्टूडियो से तू तड़ाक में पब्लिक फिगर्स को, मुख्यमंत्रियों को बुला जाने लगे या गृह मंत्री को बोला जाने लगे, तो ये प्रधानमंत्री के लिए भी इस्तेमाल होगा, तो ये चलेगा, ये न्यू नॉर्मल है। आप ओए करके बात कर सकते हैं मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से। राम कदम, आपको आवाज आ रही है? आवाज आपकी कम आ रही है संदीप जी। मैं ये कह रहा हूं राम कदम, जो ये ओए ओए करके, ओए उद्धव, ओए संजय राउत, ओए अनिल देशमुख, तो ओए नरेंद्र मोदी, ओए अमित शाह, ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा क्या? ऐसे करके बात करें, मैं आपसे सवाल पूछूं, ओए राम कदम बताओ या आप बताओ, मतलब ये तरीका रह गया है अब? नहीं, मैं आपको मूल बात बता दूं संदीप जी, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर यहाँ पर टिप्पणी से बचूंगा। मैं व्यक्ति का नाम भी नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये चलन बन रहा है। मैं व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी से यहाँ बचूंगा, पर एक बात है कि जिस प्रकार का वाणी का प्रयोग कंगना की ओर से रहा है, संजय राउत की ओर से रहा है, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। सभी ने एक अच्छी वाणी का उपयोग करना चाहिए। आशुतोष, आप खुद एक मैनेजिंग एडिटर रहे हैं, चैनल के संपादक रहे हैं, चैनलों पर जो भाषा का इस्तेमाल है, ये जो मैं नव निरंकुशवाद की बात कर रहा हूं ना, न्यू एब्सोल्यूटिज्म, ये सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में नहीं, मीडिया के क्षेत्र में भी आ गया। संदीप, मुझे लगता है कि आप मीडिया को बिल्कुल अलग करके देख रहे हैं। जिस तरीके की पत्रकारिता इस वक्त हमारे कुछ मित्र लोग कर रहे हैं, वो पत्रकार भी हैं या पत्रकार नहीं, इस पर भी अपने आप एक सवाल है। क्या वो सरकार के एक्सटेंशन की तरीके से काम कर रहे हैं, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट की तरीके से काम कर रहे हैं, या जिस तरीके की नौटंकी और ड्रामेबाजी वो स्क्रीन पर कर रहे हैं, ये पत्रकारिता है ही नहीं। इसको हम उस दृष्टि से ना देखें, ये बहुत सोची समझी। नहीं, देखिए, आप मेरा सवाल समझिए आशुतोष, आई एम स्टिल ऑन माय क्वेश्चन।
पत्रकारिता, मीडिया इस प्रजातंत्र का, जब मैंने कहा ना व्हेन डेमोक्रेसी इज डाई, चौथा खंबा है। चौथा खंबा ऐसे दरकेगा तो प्रजातंत्र, लोकतंत्र कमजोर होता है। मैं इस संदर्भ में आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कुछ नहीं लेना देना। पत्रकार आते हैं जाते हैं, मैं पूरे मीडिया की बात कर रहा हूं। नहीं, अगर आप मीडिया की बात कर रहे हैं तो आज मीडिया की जो हालत है वो तो कम से कम हमने 5-6 साल पहले सोचा नहीं था कि मीडिया की हालत इस कदर हो जाएगी। आज आप जो जिस मीडिया को देख रहे हैं, इसको देखकर मुझे भी शर्म आती है और आपको भी शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके की हालत आज हो गई है, ये कतई पत्रकारिता नहीं है और इसकी वजह से भारत का लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा, बल्कि भारत के लोकतंत्र की तरफ अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गहरे सवाल खड़े होने लगे। लोग पूछने लगे हैं कि जिस लोकतंत्र के बारे में हम समझते थे कि जो विविधता को जो मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी जो भारत के अंदर हुआ करती थी, आज लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे। आज लोग ये कह रहे हैं कि भारत को हुआ क्या है आखिर, क्यों इस तरीके की बातें हो रही। अभी आप भाषा की बात कर रहे थे, राम कदम जी इस बात से बच रहे थे। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष जिसका नाम है दिलीप घोष, अभी 2 दिन पहले उनका बयान आया कि जीतने के बाद मैं देखता हूं टीएमसी के लोगों को नंगा नहीं, ये सब तरह से हो रहा है। तो मुंबई में क्या हो रहा है? दरअसल बात यही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है दर्शकों। इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा था, बीच में भी बोला, फिर से दोहरा रहा हूं कंक्लूजन में, व्हेन डेमोक्रेसी इज डाई, जब प्रजातंत्र की मौत होती है इस तरह की तस्वीर दिखती है। जिम्मेदारी आपकी है, आप प्रहरी हैं लोकतंत्र के, प्रजातंत्र के, इसे बचा कर रखिए। इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल।